Hello and welcome to UPSC History Optional. Today we are going to talk about the American Revolution and the Constitution. This is an important topic from the point of view of the UPSC History Optional. और प्रीवियस ईयर्स में बहुत से क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस टॉपिक से, जो कि हम इवेंचुअली डिस्कस करेंगे PYQ सीरीज़ जब हमारी आएगी. फ़िलहाल चूंकि अमेरिकन रेवोल्यूशन अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है और उसके बाद जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है वो भी एक बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम 2 से 3 सब पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है, सो दैट के वीडियो लेंदी ना हो जाए ज़्यादा. तो आज हम पहली वीडियो में जो फर्मेंटेशन पार्ट है, अमेरिकन रेवोल्यूशन के शुरू होने से जस्ट पहले का फेज़ कि अमेरिकन रेवोल्यूशन क्यों शुरू हुई, उसका बैकड्रॉप क्या था, कारण क्या थे, उनको हम हाईलाइट करेंगे. और सब्सिक्वेंट वीडियोस में, फॉर एग्जांपल पॉडकास्ट में जो अगला हमारा इसका हिस्सा आएगा उसमें हम अमेरिकन रेवोल्यूशन प्रॉपर को स्टडी करेंगे. पर अमेरिकन रेवोल्यूशन प्रॉपर को स्टडी करने से पहले, क्योंकि जो कहा जाता है बहुत फेमसली कि रेवोल्यूशन एक्चुअल होने से पहले द रेवोल्यूशन इन द हार्ट्स एंड माइंड्स, वो एक बड़ी चीज़ होती है. तो आज हम डिस्कस करेंगे वो फेज़ जब अमेरिकन लोगों के हार्ट और माइंड में एक रेवोल्यूशन बढ़ रही थी अगेंस्ट देयर मदर कंट्री इंग्लैंड. तो सबसे पहले हुआ क्या, जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिकाज को डिस्कवर किया उसके बाद एक रश हुआ पूरे यूरोप में. हॉलैंड, फ्रांस, स्पेन, सब लोग अमेरिकाज में चले गए और जिसको जहाँ जो मिला उसने वहाँ पे कैप्चर कर लिया. फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिका में एक बहुत बड़ा स्टेट है सैन फ्रांसिस्को. सैन फ्रांसिस्को एक्चुअली बेसिकली एक फ्रेंच टेरिटरी थी, लेकिन बहुत सारे वॉर्स हुई बाद में फ्रांस की. और जैसे फ्लोरिडा है, फ्लोरिडा बेसिकली एक स्पेनिश कॉलोनी थी, लेकिन बाद में इन सब की बहुत सी वॉर्स हुई और अल्टीमेटली इंग्लैंड उन वॉर्स में विजयी निकला और 13 कॉलोनीज अमेरिका के ईस्ट कोस्ट पे सेटल हो गई, जो कि इंग्लैंड से चलती थी. इंग्लैंड ने हॉलैंड को, फ्रांस को, स्पेन को ड्राइव आउट कर दिया एक अपनी मिलिट्री सक्सेस के ज़रिए. तो एक इसकी मोनोपली मिडल ऑफ 18th सेंचुरी तक वहाँ पे बन गई थी. लेकिन इंग्लैंड की मोनोपोली के बावजूद जो बहुत से इंग्लिश लोग थे जो टाइम के साथ अमेरिका में सेटल हुए थे, 100-200 साल में मल्टीपल जनरेशन्स होने के बाद वहाँ के लोगों का एक अलग लाइफस्टाइल डेवलप हुआ, एक अलग तरह का ट्रेडिंग प्रोफेशन डेवलप हुआ. फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लैंड एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है, अमेरिका एक बड़ा कॉन्टिनेंटल साइज़ का कंट्री है. तो जो लोग इंग्लैंड से माइग्रेट करके अमेरिका की कॉलोनीज़ में जाते थे वो वहाँ पे बड़े बड़े प्लांटेशंस को मैनेज करते थे. तो उनका एक लाइफस्टाइल अलग ढंग का हो गया टाइम के साथ, और टाइम के साथ साथ उनको एक ओनरशिप फील होने लगी अपनी कॉलोनीज़ में. अब वो चाहते थे कि जो इंग्लैंड है वो हमें कुछ ऑटोनमी दे लोकल फंक्शनिंग की. तो इसमें क्रेडिट जो लिबरल फिलोसफीज़ थी 18th सेंचुरी की, जो हमने पिछली पॉडकास्ट में डिस्कस किया था, थॉमस पेन, थॉमस जेफरसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन सब लोगों ने जो एनलाइटन्ड आइडियाज़ थे वो अमेरिकाज़ में स्प्रेड किए. और जैसा कि कहा जाता है बहुत फेमसली कि अगर थॉमस पेन का पेन नहीं चलता तो शायद जॉर्ज वाशिंगटन की तलवार भी न चल पाती, बिकॉज़ उस पेन ने ही एक डिससेटिस्फैक्शन अमेरिका के लोगों में ग्रो करने में मदद करी है. ये सब चीज़ें हैं जो हम इंटरलिंक करके पढ़ेंगे तो हमारे रिटेंशन के लिए बेस्ट रहेगा. तो जब अमेरिका में ये लिबरल फिलोसफीज़ फैल गई वहाँ के लोगों में, तो वहाँ के लोगों में एक इंडिपेंडेंस के लिए एक रुझान डेवलप होने लगा. टाइम के साथ कॉलोनीज़ में एग्रीकल्चर, प्लांटेशन, लेस कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रीज़ जैसे कि कॉटन, वूल एक्सेट्रा धीरे धीरे डेवलप होने लगी. ये इंडस्ट्रीज़ टाइम के साथ मैच्योर होने लगी और एक ट्रेड डेवलप हो गया कॉलोनीज़ के बीच में और यूरोप के बीच में. बट इंग्लैंड नहीं चाहता था कि अमेरिका फ्रीली ट्रेड करे अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के साथ. तो इंग्लैंड तरह तरह की पॉलिसीज़ से अमेरिका के ट्रेड को कंट्रोल करने की कोशिश करता था. इंग्लैंड चाहता था कि अमेरिका सिर्फ हमसे ट्रेड करे और हमारे अंडर रह के ट्रेड करे.
लेकिन अमेरिकन लोगों को लगता था कि दिस इज़ नॉट इन आवर बेस्ट इंटरेस्ट, वी कैन अर्न मोर प्रॉफिट इफ़ वी कुड ट्रेड एल्सवेयर। और अमेरिकन जो थिंकर्स थे वो ये भी कहते थे कि आप वहाँ पे एडम स्मिथ जैसे लोग हैं, और उससे पहले जो फ्रांस के लोग थे जिन्होंने लेसेस फेयर का आइडिया दिया, द इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट का आइडिया दिया। तो अमेरिकन थिंकर्स ने ये भी कहा कि यू पीपल आर प्रोफेसिंग द फ्री मार्केट इकोनॉमी इन यूरोप, बट यू आर नॉट अलाउइंग अस टू डेवलप इन ए फ्री मार्केट इकोनॉमी, यू आर थ्रोटलिंग आवर प्रोग्रेस। तो ये हुआ। तो धीरे धीरे अमेरिका के लोगों ने भी सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस बनाने शुरू किए। फॉर एग्जांपल वर्जीनिया, न्यूयॉर्क, कैरोलिना, इन्होंने धीरे धीरे लोकल असेंबलीज बनाई वहाँ पे अर्ली 18th सेंचुरी में। और यहाँ पे ये टैक्सेस लेवाई करने लगे लोकल एक्टिविटीज़ पे, और लोकल बजट्स बनाने लगे। और इंग्लैंड जबकि इन चीज़ों को लाइक नहीं करता था, पर इंग्लैंड डिड नॉट वांट टू एंटेगनाइज पीपल, तो इसलिए दे अलाउड देम ए बिट ऑफ फ्रीडम। इसके साथ साथ जो कॉलोनीज़ थी उनकी भी एक मजबूरी थी कि वो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ अचानक से रिवोल्ट नहीं कर सकते थे। उनकी मजबूरी ये थी कि जबकि इंग्लैंड ने फ्रांस, स्पेन एक्सेट्रा को इन कॉलोनी से बाहर निकाल दिया था, लेकिन फिर भी ये पावर्स हमेशा कोशिश करती थी कि किसी तरह इन कॉलोनीज़ को दोबारा कैप्चर कर लें। तो इन कॉलोनीज़ के पास इंग्लैंड का डिफेंस था। तो ये कॉलोनीज़ इंग्लैंड से अलग हो जाती अगर पहले, तो इनको वो इंग्लैंड का डिफेंस नहीं मिल पाता, जिसके कारण शायद ये फ्रांस या स्पेन के ग़ुलाम बन जाते। फॉर एग्ज़ाम्पल जब 1702 से 1714 के बीच में वॉर्स हुई फ्रांस के साथ, और 1745 से 1748 में वॉर्स हुई जब फ्रांस के साथ, तो अमेरिकन या कॉलोनीज़ के लोगों ने इंग्लैंड के साथ खड़े होके फ्रांस के अगेंस्ट लड़ाइयाँ लड़ी हैं। लेकिन रियल शिफ्ट कब आया? रियल शिफ्ट आया 1756 और 1763 के बीच में, जब 7 ईयर्स वॉर हुई इंग्लैंड और फ्रांस की। इस वॉर में इंग्लैंड का एक्सचेकर इतना डिप्लीट हो गया था कि उसको अपनी कॉलोनीज़ के ऊपर टैक्सेस बढ़ाने पड़े। तो बहुत सारे नए टैक्सेस उसने कॉलोनीज़ के ऊपर लगा दिए, जैसे कि शुगर एक्ट 1764, स्टैम्प एक्ट 1765, करेंसी एक्ट, क्वार्टरिंग एक्ट, टाउन्स एंड ड्यूटीज़ एक्सेट्रा। तो ये सब जो अचानक से इतने सारे उनके ऊपर टैक्सेस लगा दिए गए कॉलोनीज़ के लोगों के ऊपर, तो कॉलोनीज़ के लोगों को ये पसंद नहीं आए। उन्होंने कहा कि वाई शुड वी पे सो मैनी टैक्सेस। लेकिन इंग्लैंड में लोग या पार्लियामेंटेरियंस जो थे वो ये चाहते थे कि अरे भाई तुम भी तो इंग्लैंड से अमेरिका गए हो, तो तुम अपने देश के लिए वहाँ पे एक्स्ट्रा टैक्सेस पे करो, सो दैट कि मदर कंट्री को बेनिफिट हो। तो इंग्लैंड में ऐसे सोचते थे, पर अमेरिका में सोचते थे कि अब हम अलग हो गए हैं, यू नो वी नीड इंडिपेंडेंस, वी आर नॉट देयर टू सर्व द मदर कंट्री एंड इट्स पॉलिटिकल डिसीजंस। तो ये डिस्प्यूट्स बढ़ते चले गए। तो यहाँ पे इन डिस्प्यूट्स के चलते चलते कॉलोनीज़ ने मीटिंग बुलाई, और उस मीटिंग में कॉमन प्रॉब्लम्स डिस्कस हुई, और ये डिसाइड किया गया कि द ब्रिटिश पार्लियामेंट हैड नो राइट टू लेवाई टैक्सेस अपॉन द अमेरिकन कॉलोनीज़। और ये नारा उठा कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, कि आप हमें अपनी पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन नहीं देते हो तो आपको हमें टैक्सेशन करने का भी कोई राइट नहीं है। तो यहाँ से एक पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू हुई, खुद को इंग्लैंड द्वारा इम्पोज की गई आर्बिट्रेरी टैक्सेशन से आज़ाद कराने की। सबसे पहले स्टैंप ड्यूटी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठी, इंग्लैंड ने स्टैंप ड्यूटीज़ हटा दी। इंग्लैंड ने दूसरी शुगर एक्ट हटा दिया। पर इंग्लैंड सब कुछ हटाना नहीं चाहता था। इंग्लैंड को लगता था अगर हम सारे टैक्सेस हटा देंगे तो कॉलोनीज़ में ये मैसेज जाएगा कि इंग्लैंड इज़ वीक एंड नाउ वी आर इंडिपेंडेंट। तो इंग्लैंड ने एक नॉमिनल सा टी एक्ट, जो चाय थी, के ऊपर थोड़ी सी ड्यूटीज़ लगाई नॉमिनल, ताकि सिर्फ असर्ट करने के लिए कि वी कैन टैक्स द कॉलोनीज़। लेकिन बट अमेरिका में सिचुएशन बहुत रेवोल्यूशनरी हो चुकी थी। दे वर नॉट रेडी इवन टू एक्सेप्ट द नॉमिनल टैक्सेस सच एज द टैक्स ऑन टी। अमेरिका में
तरह तरह की ऑर्गेनाइजेशंस बन गई। जैसे एक फेमस ऑर्गेनाइजेशन थी द सन्स ऑफ लिबर्टी, सैमुअल एडम्स ने वो ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। तो उन्होंने चाय का विरोध किया। तो अब यहाँ से शुरुआत होती है ए सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट्स, रिवोल्ट्स, विच अल्टीमेटली रिजल्टेड इन द रेवोल्यूशन एंड अल्टीमेटली द अमेरिकन फ्रीडम फ्रॉम द इंग्लैंड। तो ये हम जो रेवोल्यूशन का प्रोसेस है ये हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। और ये जो पार्ट 1 हमने पढ़ा है इसमें मल्टीपल कीवर्ड्स पढ़ाए गए हैं जिनको आप अपनी आंसर राइटिंग में यूटिलाइज कर सकते हैं। सो दिस वाज इट फॉर टुडे। In case you want to seek one-to-one history optional consultation as well as mentoring, you can contact me on the WhatsApp number given in the description box. Thank you.